राष्ट्रवाद का उदय उस समय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय के लिए कुछ स्लोगन और कुछ झंडे और कुछ ऐसी चीजें वहां पर राष्ट्रवाद के तत्वों को एकत्रित किया गया ताकि लोग एकत्रित हो सके, उनमें एकता की भावना आ सके और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर स्वतंत्रता की जो लड़ाई वो मिलकर लड़ सके। इसलिए कुछ स्लोगन बनाए गए, कुछ झंडे बनाए गए और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एक किया गया। 1890 के दशक में अगर हम बात करते हैं तो जो इससे पहले जो काम कर रहे थे उनको क्या कहा गया, मध्य मार्गी उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिनको उदारवादी भी हमने कहा है। उदारवादी या मध्य मार्गी उनको कहा है। नरम दल के नेता भी हम इनको कहते हैं। इनका जो काम है यानी अंग्रेजों से अपनी मांगे मनवाने के लिए अंग्रेजों से ये निवेदन करते थे। क्या करते थे ये? अंग्रेजों से निवेदन करते थे, अंग्रेजों से ये चिट्ठी पत्री का व्यवहार रखते थे अपनी मांगे मनवाने के लिए। लेकिन मध्यम मार्ग जब सफल नहीं हुए, नरम दल के लोग जब सफल नहीं हुए तो आते हैं गरम दल के लोग। इन गरम दल के लोगों को उग्रवादी भी कहा गया है। गरम दल के लोगों में जैसे बाल गंगाधर जो तिलक है वो थे महाराष्ट्र के, विपिन चंद्र पाल बंगाल के और लाला लाजपत राय पंजाब के थे। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कुछ स्लोगन दिए, जैसे हमने स्लोगन की बात करी, नारों की बात करी। बाल गंगाधर ने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इसके अलावा इन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए गणेश महोत्सव, दो काम किए इन्होंने, एक तो गणेश महोत्सव और एक शिवाजी महोत्सव। आज भी महाराष्ट्र में देखते हैं कि जो गणेश महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और लोग उसमें मिलकर एकजुट होकर सड़कों पर गुलाल उड़ाते हुए महोत्सव का आनंद लेते हुए महोत्सव मनाते हैं। ये उस समय बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था कि लोगों में एकता की भावना का संचार हो, और शिवाजी महोत्सव इन्होंने शुरू किया। और इन्होंने दो अखबार भी उस समय शुरू किए। एक अखबार था मराठा और एक का नाम था केसरी। मराठा और केसरी दो अखबार इन्होंने शुरू किए। मराठा जो अखबार था वो अंग्रेजी में था और जो केसरी है वो मराठी भाषा में था। तो इस तरह इन्होंने, और इनका एक और था कि जो नरम दल के लोग थे वो चिट्ठी पत्री से अंग्रेजों से अपनी मांगे मनवाने का प्रयास करते थे, लेकिन इन्होंने अपना तरीका बदल दिया। इन्होंने क्या कहा कि चिट्ठी से काम नहीं चलेगा, काम चटीड़ से चलेगा। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये तो अहिंसा पर विश्वास करते थे और इन्होंने कहा कि चिट्ठी से काम नहीं बनता है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब चटीड़ का सहारा लेना पड़ेगा, यानी अब हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। और इन्होंने इस तरह से ये सारा कार्यक्रम चलता है। इसको हम और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। और 1890 के बाद में बच्चों जब साइमन कमीशन आता है तो लाला लाजपत राय उसका विरोध करते हैं 1928 ईस्वी में, और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये अलग अलग प्रकार से घटनाक्रम चलते रहता है। अगर हम और आगे की घटनाक्रम का जिक्र करते हैं तो एक बार उसकी पृष्ठभूमि में आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपना शिकंजा भारतीयों पर कसना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए, कुछ ऐसे कानून बनाए उन्होंने। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की, हम बात करते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में अगर बात 1919 की हम करते हैं तो 1919 में अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट नाम से एक कानून बनाया। रोलेट एक्ट, इसे काला कानून भी कहा गया है क्योंकि इसमें भारतीयों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी कोई भी अंग्रेज निकल रहे हैं और भारतीय 2, 4, 5 ग्रुप में बैठकर बातें कर रहे हैं, अंग्रेजों को अगर ये डाउट हो जाता कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तो भारतीयों को बिना किसी FIR के गिरफ्तार कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा, इसका विरोध किया। कब की घटना थी ये? 1919 की। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो सभा चल रही थी उसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल ओ डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए और जलियांवाला बाग में बच्चों 13 अप्रैल को लोग मारे गए और भारतीयों में इससे बहुत असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। और इसी समय अगर 1919 से कुछ समय पहले की हम बात करते हैं तो गांधी जी जो 1895 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे एक केस के
सिलसिले में वहां उन्होंने रंगभेद की नीति का विरोध किया और वहां नटाल कांग्रेस की स्थापना की। वो 1915 ईस्वी में भारत लौट चुके थे और भारत लौटकर उन्होंने किस तरह भारत का भ्रमण किया और भारत की जो गरीबी है उसको उन्होंने नजदीकी रूप से देखा और प्रारंभिक 3 आंदोलन उन्होंने चलाए, चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये तीनों आंदोलन उनके सफल रहे। बाद में उन्होंने जब 1919 में घटनाएं घटी, कौन सी, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो इन घटनाओं के मद्देनजर उन्होंने फिर एक आंदोलन शुरू किया, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया और आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। 1920 दिसंबर 1920 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन। यानी इस आंदोलन में महिलाओं ने, बच्चों ने, सरकारी जो कर्मचारी थे उस समय सबने गांधी जी का साथ दिया, गांधी जी के साथ सड़कों पर उतर गए और आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन की शर्त थी कि आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए, आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। आंदोलन अहिंसात्मक रूप से 1921 में स्टार्ट हुआ, चलता रहा, 1922 तक चलता रहा। लेकिन 5 फरवरी को आंदोलन गोरखपुर अपने योगी जी वाला, जहां से योगी जी चुनाव में खड़े होते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में ये जगह है गोरखपुर में एक जगह है चोरी चौरा। इस जगह पर एक थाने में आग लगा दी गई और 21+1 यानी कुल 22 लोग अंग्रेज सिपाही थे वो मारे गए। चोरी चोरे स्थान पर 22 लोग मारे गए। गांधी जी इससे आहत हुए और गांधी जी ने ये आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी और बच्चों जो पहला राष्ट्रीय आंदोलन था गांधी जी का असहयोग आंदोलन, वो वापस ले लिया गया और गांधी जी को सजा हो जाती है। अगर हम बाद के दौर की बात करते हैं तो इस दौर में बच्चों जो नरम दल के लोग थे उनके जो प्रयास थे देश को आजाद कराने के लिए, वो प्रयास जब सफल नहीं हो पा रहे थे तो अब जो गर्म दल के नेता थे उनमें भगत सिंह, जिसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना करी चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, इन सब लोगों ने और भारत को स्वतंत्र कराने के अपने तरीके से उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए थे। और इसी समय बच्चों हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं तो गांधी जी जेल में चले गए थे असहयोग आंदोलन के बाद में। और जब ये आंदोलन हुआ तो भारतीयों से ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने साइमन कमीशन 1927 में वहां से रवाना किया जो 1928 में भारत आ गया था। और 1928 में जब वो भारत आया तो उसका विरोध हुआ, भारतीयों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हमने विरोध किया और नारे लगे साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। और उन नारों का जो नेतृत्व है, उस भीड़ का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। और जब सैंडर्स जो पुलिस अधिकारी था उसने लाठियों चलाने का आदेश दिया, भीड़ को हटाने का आदेश दिया और उस लाठियों के बाद से कुछ समय बाद ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और भगत सिंह ने उस अधिकारी पर गोली चलाकर इस चीज का बदला लिया। और बाद में उन्होंने असेंबली में बम फोड़कर, जहां किसी भी व्यक्ति को मारना नहीं चाहते थे, जो बहरे कान थे अंग्रेजों के उन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए वहां बम फोड़ा उन्होंने और साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब जिंदाबाद के उन्होंने नारे लगाए। ये सारा घटनाक्रम चलता रहता है और इसी दरमियान गांधी जी वापस से बाहर आकर दूसरा आंदोलन को शुरू करते हैं और आंदोलन का नाम है 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर हम कारणों की बात करते हैं तो 1928 में जो लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है और ये सारे जो कारण थे ये सब मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए गांधी जी को प्रेरित करते हैं और 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। इसमें भी भारी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने इनका साथ दिया और आंदोलन का घटनाक्रम चलता रहता है। लेकिन 1932 में इनको गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन बुला लिया जाता है। लंदन में जब ये जाते हैं तो ये अपनी उसी ड्रेस को पहनकर जाते हैं, इनको वहाँ फकीर नाम से बुलाया गया, इनका वहाँ कुछ अपमान होता है, इनकी मांगे नहीं मानी जाती है। गांधी जी वापस भारत आकर आंदोलन को शुरू करते हैं लेकिन आंदोलन 1934 तक आते आते समाप्त हो जाता है
और गांधी जी को एक बार फिर से जेल हो जाती है बच्चों। और गांधी जी ने अपना अंतिम आंदोलन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जो 1944 ईस्वी तक चला। गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन हमने एक बार समरी के रूप में पढ़ने की कोशिश